डियर स्टूडेंट, क्या आप बीए सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं? यदि आप सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं और बीए इंग्लिश लिटरेचर से आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अंत तक बने रहिए। बीए की जो इंग्लिश लिटरेचर है और सेमेस्टर 5 जो आपको ये पेपर देना है इसी सेशन में, तो इसमें जो है आपको मैंने कई चीज़ें पढ़ा दिया है, बता दिया है, कई यूनिट्स बता दिया है। आज हम आज मैं बात कर रहा हूँ चासर टू द रेनेसा सेमेस्टर 5 और यूनिट 5। ये सेमेस्टर फिफ्थ है और फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट 5 है। इसमें आप लोगों को कई चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहले आप इसमें जानिए चासर टू रेनेसा में सबसे पहले तो चासर को जानना होगा। फिर उसके बाद आपको जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानी होगी, इसी समय में आता है द डार्क एजेस आएगा, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन आएगा, और मिराकल एंड मोरार्टी प्लेज आएगा, यूनिवर्सिटी विट्स आएगा, एलिजाबेथन पोएट्री आएगी और मेटाफिजिकल पोएट्री। ये 3-4 चीज़ें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले चूंकि ये इस यूनिट का नाम है चासर टू रेनेसा, तो सबसे पहले चासर को जानिए और रेनेसा को जानिए कि रेनेसा क्या है। चासर जो इनफैक्ट जो मैटर है वो इस तरीके से है कि चासर सबसे इंग्लिश का पहला पोएट माना जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का पहला पोएट माना जाता है, क्योंकि उससे पहले जो पोएट्री लिखी जाती थी वो दूसरी तीसरी ज़बान में लिखी जाती थी, फ्रेंच और लैटिन में लिखी जाती थी। तो ये फ्रेंच लैटिन में लिखी जाती थी, तो चासर ने इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाया, अर्थात इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और चासर जो था 1343 से लेकर के 1400 ईस्वी तक था। ये आप उसकी थोड़ा सा क्रोनिकल डाटा जान लीजिए कि चासर 1343 से 1400 तक था और इसी ने इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि उससे पहले या तो फ्रेंच में लिटरेचर लिखा जाता था या लैटिन भाषा में, ये दो जो है भाषा का प्रयोग होता था। अब बात आती है रेनेसा। रेनेसा जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानिएगा, क्योंकि हर जगह जब हम मिडिल इंग्लिश को पढ़ते हैं अर्थात इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत करते हैं तो इसमें रेनेसा का बहुत बड़ा रोल है। रेनेसा का जो सही मीनिंग होती है, वो रीबर्थ होती है, और इसने बहुत सी चीज़ों को चेंज कर दिया था, थॉट्स को चेंज कर दिया था। तो ये 2-4 बातें इसमें आती हैं। तो इन्हीं बातों को सीखने के लिए आज आइए हम देखते हैं। सबसे पहले द पीरियड फ्रॉम द चासर टू रेनेसा मार्क ए क्रूशियल फेज, क्रूशियल फेज के यहाँ पे जो मैटर मैं बता दूं आपको कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्रूशियल के माने या निर्णायक है, ये कि बहुत फेज है। देखिए फेज के माने होता है पक्ष। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज द इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम हियर. I told you that the literature was written before the Chaucer in the Latin, but now the literature started in English and it is the only system of Chaucer. तो ये चासर का एक सिस्टम था। तो आगे देखिए, जॉफ्री चासर ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और फिर उसके बाद चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। रोट इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंग्लिश। और उसने क्या किया, उसने मिडिल इंग्लिश पीरियड में उसने लिखा, रोट एंड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंग्लिश। और उसने क्या लिखा, फाउंडेशन, उसने एक नींव का पत्थर रखा था, अर्थात स्टार्ट किया था किसका, इंग्लिश पोएट्री का। चासर ने इंग्लिश पोएट्री को की शुरुआत की थी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं आगे, तो हिज मोस्ट फेमस वर्क द कंटेम्पररी टेल्स है, इंट्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर एंड रियलिस्टिक सोशल लाइफ इन वर्ड्स। देखिए चासर जो था, चासर ने कंटेम्पररी टेल्स जब लिखी तो उसमें उसने एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को शो किया था, और फिर उसके बाद इसके जो कई जो सिस्टम थे उसको इसने शो किया था, और फिर उसके बाद एंड रियलिस्टिक सोशल लाइफ इन वर्स, और उसने सामाजिक जीवन को वर्सेस में लिखा था। ये उसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
आगे अगर हम बात करते हैं, आफ्टर चासर लिटरेचर एंटर्ड अ ट्रांजिशनल फेज, और फिर उसके बाद इसने जो जब चासर के बाद आया तो ये एक ट्रांजिशनल फेज, इंटर इन अ ट्रांजिशनल फेज। तो देखिए एंटर्ड के माने होता है प्रवेश करना या दाखिल करना, कहाँ, ट्रांजिशनल फेज। और ये ट्रांजिशनल फेज का यहाँ पे जो मीनिंग है, मैं इसकी हिंदी आपको मीनिंग बता दूं कि एक जो है ना एक रूप से अन्य रूप से परिवर्तित करना, अर्थात कोई फॉर्म है उस फॉर्म को एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, इसलिए इसको ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। एंटर द ट्रांजिशनल फेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ मेडिवल ट्रेडिशन एंड द इमर्जिंग रेनेसां स्पिरिट। और केवल उसी से नहीं किया बल्कि इमर्जिंग द रेनेसां स्पिरिट, और जो है इसे निकालना था या प्रकट किया था रेनेसां स्पिरिट को, ये लेकर के आया था। रेनेसां का सिस्टम आया था, और रेनेसां के मैं माने बता चुका हूँ। रेनेसां के माने होता है रीबर्थ। आदमी की बहुत सी चीज़ों में थॉट्स चेंज हो चुके थे। 14वीं शताब्दी जब शुरू होती है 1300 समथिंग के बाद, जो मनुष्य थे उस समय के जो लोग थे, उन लोगों के थॉट्स में बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग आई थी, और उसी चेंजिंग को रेनेसां कहा जाता है। रेनेसां के माने होता है रीबर्थ, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि जो उससे पहले के लोग थे वो लोग एक अलग थॉट्स रखते थे, उनका कुछ अलग विचार था। कभी इस पे डिटेल बात होगी तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और उन लोगों ने यहीं से जीवन को एक अलग तरीके से जीने की कोशिश किया था। थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसमें वीडियो 1-2 मिनट बढ़ जाएगा तो आपकी जान नहीं निकल जाएगी। रेनेसां से पहले 14वीं शताब्दी से पहले होता ये था कि मनुष्य जो था उसकी भी ये विचारधारा थी कि हम दुनिया में आए हैं तो हम कोई विशेष कार्य, अर्थात भगवान को, ईश्वर को खुश करने के लिए आए हैं, और ईश्वर के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। तो वो लोग बहुत सादा जीवन जीते थे, उनके अंदर कोई बनावट नहीं था। फिर उसके बाद उस समय थॉट्स आए कि नहीं, ये दुनिया भी एक शानदार चीज़ है, इसको भी हमें बनाना है और हमें शानदार तरीके से रहना है। तो वहीं से इंसान के थॉट्स चेंज होते हैं, और जब थॉट्स चेंज होते हैं उसी को रेनेसां कहा जाता है। हालांकि ये कार्य बहुत पहले हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं था। जब धीरे धीरे समझे हैं तो इसको आगे बढ़ाया गया था। तो इसमें क्या था, रेनेसां स्पिरिट, पोएट्री बाई पोएट्स लाइक जॉन लिगेट एंड द टॉमस हॉकल्यू। ये जो 2-3 थे, टॉमस हॉकल्यू थे और जॉन लिगेट थे, ये 2-4 पोएट थे। इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया था। कैरीड फॉरवर्ड चासर्स लिजेसी, जो ये जो 2-3 पोएट थे, जिसमें जॉन लिगेट है और जो टॉमस हॉकल्यू है, ये लोग पोएट्री को आगे बढ़ाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसा देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा इंडिकेट भी कर ले रहा हूँ। जॉन लिगेट है और फिर उसके बाद दूसरे टॉमस हॉकल्यू है। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इंग्लिश लिटरेचर को सुंदर बनाया था, और इन लोगों ने फॉलो किसको किया था, चासर को फॉलो किया था। चासर ने एक फॉर्म दिया था, उसी फॉर्म पे ये लोग आगे बढ़े थे। आगे देखिए, दो विदाउट हिज जीनियस, हालांकि हालांकि उनके अंदर कोई बहुत जो है जीनियस वो लोग नहीं थे, अर्थात उनके वर्ड्स जो थे बहुत जीनियस नहीं थे, लेकिन फिर भी टूटी फूटी भाषा में ही उन्होंने चासर को फॉलो किया था और चासर की जो संपदा को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे जो है लिजेसी के माने मैं बता दूं, लिजेसी के माने यहाँ पे संपदा के है। जो संपदा चासर ने इन लोगों को प्रोवाइड की थी, उस संपदा को इन्होंने संजोया, उसकी सुरक्षा किया था। आगे देखिए, द रेनेसां बिगिन इन द 15th सेंचुरी। रेनेसां जो है 15वीं शताब्दी में शुरू होता है। ब्रॉट अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो ब्रॉट अ रिवाइवल क्लासिकल लर्निंग, ये एक ब्रॉट एक रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग लेके आया था।
इसने एक चेंजिंग लाया था, एक परिवर्तन लाया था क्लासिकल लर्निंग में, ह्यूमनिज्म में एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ में। कई चीजों में, एक क्लासिकल लर्निंग इनकी चेंज हो गई थी, दूसरी चीज थी ह्यूमनिज्म इनका चेंज हुआ था, आर्टिस्टिक ग्रोथ हो गई थी। राइटर लाइक एडम स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर रिप्रेजेंटेड द फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसांस। इन लोगों ने क्या किया था कि मार्लो हैं, शेक्सपियर हैं और बहुत से लोग हैं। अगर आप लोग क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ेंगे, अगर आता है, ये आप क्रिस्टोफर मार्लो बीए में नहीं है, ये एमए में आपको पढ़ने को मिलेगा। शेक्सपियर तो मिल जाता है, लेकिन जो है क्रिस्टोफर मार्लो है और जो कुछ फेमस राइटर हैं वो आपको बीए लेवल पे नहीं मिलते हैं। अदर स्टेट में, यूपी के अलावा अदर स्टेट में हो सकता है मिलते हों, लेकिन यूपी में नहीं है। तो विलियम शेक्सपियर है, रिप्रेजेंटेड द फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसांस। इन लोगों ने ना इसको ग्रोथ किया, इसको बढ़ाया, रेनेसांस लिटरेचर को। मतलब ये कहने का है कि ये जो 2-3 पोएट्स थे, राइटर्स थे, प्ले राइट थे स्पेशली, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो है, फिलिप सिडनी है, स्पेंसर है और शेक्सपियर है। शेक्सपियर का विशेष सबसे ज़्यादा नाम है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी, जिसमें सोनेट है और लॉन्ग पोएम लिखा इसने, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इसने ड्रामा लिखा था, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो इन लोगों ने इसको क्या किया था, एक शानदार फॉर्म दिया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसी में आता है फ्रांसिस बेकन का दौर। तो फ्रांसिस बेकन इंट्रोड्यूस द मॉडर्न प्रोज, और इसने जो है इंट्रोड्यूस द मॉडर्न प्रोज थ्रू हिज एसेज, और उसने मॉडर्न प्रोज को अपने एसे के माध्यम से प्रस्तुत किया था। दिस पीरियड रिफ्लेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न थॉट। इसने मिडिवल से मॉडर्न थॉट में परिवर्तित कर दिया था। डियर स्टूडेंट, देखिए ये मैंने आपको एक जो इसका हिंदी फॉर्म दे दिया है, और हिंदी फॉर्म के साथ जो इसको जान लीजिए। इसको मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा आप रोक करके या चाहे जैसे भी हो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सहयोग लीजिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि देखिए, अभी मैं एक क्लास ले रहा था, तो मैं उन लोगों से कहा कि अगर इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने को मैंने कहा बिल्ली, तो बिल्ली का जो कॉन्सेप्ट जब मैंने कहा आपके माइंड में क्रिएट हुआ, जो थॉट्स माइंड में आया, वही बात अगर मैं कैट बोलता हूं आता है तो आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश आने का सबसे बड़ा सबूत यही है। अगर आपसे कोई कैट कहे और फिर तुरंत आप कहते कैट माने बिल्ली, तो आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप सावधान हो जाइए। हाँ, अगर जैसे किसी ने आपसे कहा बिल्ली, तो एक थॉट आपके माइंड में आता है, और वही थॉट कैट कहने पे आए अलावा की बिल्ली, तो वो चीज वही, तभी आपको इंग्लिश आएगी। इसलिए हिंदी पे बहुत ज़्यादा, हिंदी तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि बहुत से लोग जो ऐसे स्कूलों से आए हुए हैं बीए पार्ट 1 में या पार्ट 2 पार्ट 3 में, जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है और इंग्लिश को समझने में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, तो इंग्लिश को हिंदी को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश को पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बस इतने के लिए। अब देखिए, मैंने कुछ एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, जिसमें मैंने 500 वर्ड्स को किया है, ईच 500 वर्ड्स हैं इसमें। तो इसमें देख लीजिए, डिस्कस जॉफ्री चासर्स कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर। मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा नहीं, ये केवल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और इसको आप धीमे धीमे से करके एक एक पैराग्राफ को पढ़िएगा, देखते जाइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें आएंगी, जैसे मैंने इसमें जॉफ्री चासर के बारे में पूरी बात है कि जॉफ्री चासर 1343 में पैदा हुआ था और 1400 ईस्वी तक था। कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये जो है इंग्लिश पोइट्री का पितामह माना जाता है, बिकॉज ही गेव अ न्यू शेप, डिग्निटी एंड डायरेक्शन टू द इंग्लिश लिटरेचर। उसने जो है इसको एक आकार दिया था, एक महत्व दिया था, एक दिशा दिया था इंग्लिश लिटरेचर को। बिफोर चासर इंग्लिश लिटरेचर वॉज स्टिल इमेच्योर। उसके अलावा उससे पहले इंग्लिश लिटरेचर का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच एंड लैटिन, ये ज़्यादातर फ्रेंच से और लैटिन से प्रभावित थी। चासर ट्रांसफॉर्म द इंग्लिश इनटू अ लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ द
प्रेस्टीज एंड क्रिएटिविटी। उसने क्या किया था कि ट्रांसफॉर्म द इंग्लिश इनटू द लिटरेरी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को उसने लिटरेरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया था, और उसकी प्रेस्टीज को, उसकी स्थिति को, उसके सम्मान, मान सम्मान को, और उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ा दिया था। ये मैं एक पैराग्राफ 4 लाइन मैंने आपको बता दिया है। ये एक पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा जो क्वेश्चन आता है, राइट एन एसे ऑन द रेनेसां एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लिटरेचर। रेनेसां पर एक नोट लिखिए और इसका लिटरेचर पर इम्पैक्ट क्या पड़ा था ये देखिए। इसमें भी अगर आप देखें तो रेनेसां वाज ए cultural and intellectual movement that began in Italy in the 14th century। ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कहाँ पे? इटली में शुरू हुआ था। एंड स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, फिर वहाँ से यूरोप आता है इन द 15th century and 16th century। देन द रेनेसां मीन्स देन द टर्म रेनेसां, देखिए ये यहीं तक बताया कि सबसे पहले यूरोप में आया है ना सेंचुरी, एंड स्प्रेड यूरोप इन द 15th century और एंड 16th century, 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये यूरोप में चला गया। फिर उसके बाद यहाँ खत्म नहीं, यहाँ पे ये भी है कि फिर उसके बाद ये जो था रेनेसां जो टाइम था ये इंग्लैंड में भी आता है, उसी के बाद इंग्लैंड में पहुंचता है। द टर्म, अब यहाँ पे बता दे रहे हैं, द टर्म रेनेसां मीन्स रीबर्थ। इट सिग्निफाइड द रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग, ह्यूमनिज्म एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो ये जो है पहले क्या था, ये सिग्निफाइड करता है, महत्व देता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन। ये ग्रीक और रोमन क्लासिक को ये रिवाइव करता है, आगे बढ़ाता है, नया करता है। इन इंग्लैंड द रेनेसां इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ द 1485। देखिए बात आई इंग्लैंड, इंग्लैंड में रेनेसां जो कब आता है 1885 में। द एक्शन ऑफ द हेनरी सेवेंथ का जब राज्य आता है, हुकूमत आती है, तो ये वहाँ पे आता है। ये भी एक, इसके पीछे भी एक बहुत शानदार कहानी है कि क्यों इसने इंग्लैंड में तुरंत रेनेसां को अप्लाई कर दिया था, रेनेसां को एक्सेप्ट कर लिया था, क्या था, इसके भी पीछे एक कहानी है। द डेथ ऑफ द एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई थी। इट इन्फ्लुएंस द लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड द फिलोसफी। तो ये क्वेश्चन का एक पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया दूसरे क्वेश्चन का। इसी तरीके से आपका एक तीसरा भी क्वेश्चन इसमें है, ट्रेस द ट्रांजिशन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द चासर टू द रेनेसां। ट्रेस कीजिए क्या चीज, ट्रांजिशन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के ट्रांजिशन को आप जो है ट्रेस कीजिए, चासर टू रेनेसां, चासर से रेनेसां तक को ये कीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है बहुत शानदार। इसमें छोटे छोटे मैंने इसमें पैराग्राफ बनाए हैं और हर चीज़ का एक ये दे दिया है, हर चीज़ को आप अलग अलग तरीके से समझ लेंगे। थोड़ा सा ये देखिए, एक मैंने इसकी एक समरी दिया है। अगर आप इस समरी को भी देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। सबसे पहले एज ऑफ चासर है 1340 से लेकर के 1400 तक था। चासर कॉल्ड द फादर ऑफ पोइट्री, ये शार्ट चीज़ है। मिडिल इंग्लिश डेवलप्ड इनटू द लिटरेरी लैंग्वेज, रियलिज्म इन द कंटेम्परेरी टेल्स, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रियलिज्म था, या शार्ट तरीके से आप समझ सकते हैं। इसकी जो है प्रमुख विशेषताएँ हैं, हिंदी में मैंने दे दिया है। और मेन राइटर जो थे जॉफ्री चौसर था, कंटेम्परेरी टेल्स था, और ट्रायलस था, एंड द क्रिसाइड था। ये उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। फिर उसके बाद बैरन एज कहा जाता है, इसको ट्रांजिशनल एज कहा जाता है। तो इसके जो है ये जो कहा जाता है, इसी के बाद जो चासर के बाद ये क्या था, डिक्लाइन आफ्टर द चासर। इस पे जो है सारी चीज़ें जो है साहित्य का पतन हो गया था। और जो है इमिटेशन ऑफ द चासर बाय वीक फॉलोअर्स, और वीक फॉलोअर्स ने चासर को ये किया था, फॉलो किया था। बैलेट्स एंड मोरालिटी प्लेस पॉपुलर, उस ज़माने में पहले बैलेट और मोरालिटी प्लेस पॉपुलर हुए थे। यही बात उधर भी लिखी हुई है। फिर उसके बाद अर्ली रेनेसां का समय आता है, 1500 से लेकर 1558 तक चलता है। इसको देखिएगा आप नॉर्मल तरीके से, ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हाई रेनेसां पीरियड आता है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, इसको भी आप देखिएगा, इसको भी मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ। फिर उसके बाद लेट रेनेसां आता है, जैकोबियन एज आता है, इसको भी आप देखिएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेनेसां आइडियल्स, मोर नेचर ट्रेजेडी एंड द प्रोज, राइज ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री, ये सारी चीज़ें मेटाफिजिकल पोइट्री की का उदय होता है। पुनर्जागरण की धारा जारी होती है, तराज और गत परिक्रमा जो है परिपक्व होता है, अर्थात उसमें स्ट्रांगनेस आती है। ये 3 एज जो है यहाँ पे समरी में देख लीजिए।
चौसर की एज थी 1740 से 1400 तक, 1400 से 1500 तक डिक्लाइन वीक इमिटेशन था, बैलेट इसमें लिखा गया था। रेनेसां जो था 1500 से लेकर के 1625 ईस्वी तक चला था। 1615 जो इसके बाद फिर जो समय आता है वो क्लासिकल एज का आता है, तो न्यू क्लासिकल एज का आता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियो पे आपसे बात करूंगा, वो जो दूसरी वीडियो होगी ये छठवीं यूनिट होगी, और उस छठवीं यूनिट में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, मैं ज़रा सा 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको। ज़रा सा ये छठवीं नहीं सॉरी इसी 5वीं इसमें कुछ चीज़ें आएगी, जैसे फिर उसके बाद चासर आएगा, डार्क एज मैंने बता दिया था, रेनेसां और रिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर टॉपिक के एक वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और सारे वीडियोज़ आपको एट ए टाइम मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।